तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस पार्ट में आप लोग का नर्वस सिस्टम वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिएगा, इसके बारे में पहले बताया गया था कि नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है CNS और एक को कहा जाता है क्या, PNS। CNS मीन्स, मैं दिख देता हूँ, नर्वस सिस्टम का जो पहला टाइप होता है, आपको कह सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो पहला टाइप होता है उसे कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो और आपका जो सेकेंड वाला पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मेनली इन लोगों के बारे में पढ़ा जाता है। और PNS के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, PNS के अंदर हम लोग स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर क्या होता है, क्रैनियल नर्व, मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा अभी, नर्व, और ये होता है पेरिफेरल नर्व। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और ये PNS के अंदर क्या किया जाएगा, हम लोग नर्व के डिस्कस करेंगे। नर्व आप लोग ऑलरेडी बता दिया कि एक्सॉन के जो बंडल होते हैं उसे क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके हिसाब से CNS और PNS दो हिस्से हो गए। तो CNS के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में, ठीक है। और बात कर रहे थे क्रैनियल नर्व। ये क्रैनियल नर्व क्या होता है, हमारे ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन एक हड्डियों के ढांचे के अंदर स्टोर रहता है, आप कह सकते हैं इसके अंदर हमारा ब्रेन है। तो इस हड्डी को हिंदी में कह सकते हैं खोपड़ी कह सकते हैं कोई, ये टफ वाला पार्ट, इसी को कहा जाता है क्रैनियल कहा जाता है, ठीक है। स्केलेटन में से क्रैनियल कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिलेटेड जो नर्व है, जो ब्रेन के ऊपर जो नर्व यानी एक्सॉन का जो लाइन्स हो जाएंगे, बहुत सारे बंडल का जो लाइन्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका क्रैनियल नर्व। पेरिफेरल नर्व यानी बॉडी के जो नर्व्स होते हैं। और नर्व के बारे में ऑलरेडी बताया गया था आपको, शायद पिछली वीडियो के लास्ट में था, कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ से कहा गया था कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बाद से ले और यहाँ से लेकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर कहा गया था क्या, बहुत सारे वायर या सॉकेट की तरह आप सोच सकते हो कि आगे जुड़ जाते हैं। ये 31 पेयर होते हैं, कहा गया था कि नहीं। अब ब्रेन से जो अपने पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर कितने होते हैं, क्रैनियल का 12 नर्व होता है। तो सब मिला के मैं कितने कह सकता हूँ, 31 और 12 यानी क्या 43 पेयर्स होते हैं। 43 इस साइड से, 43 लेफ्ट साइड से, 43 राइट साइड से। वायर की तरफ समझ सकते हो कि वायर की तरह नर्व्स आके जुड़ते हैं, क्लियर है। तो CNS और PNS के अंदर, तो वही क्रैनियल नर्व के अंदर 12 होते हैं, उसके बारे में डिस्कस होगा। तो देखिए CNS बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग PNS डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक होगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, ये नर्व्स को लेकर जो बनाया जाता है, इसके अंदर आपके नर्व दिखेंगे। अब कहा गया क्रैनियल नर्व क्या है, क्रैनियल नर्व कहा गया हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, ये वो नर्व है जो हमारे मैसेजेस को या कह सकते हैं इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं पेरिफेरल के अंदर कहा जा सकता है, यहाँ रख देते हैं, पेरिफेरल के अंदर कहा जा सकता है कि क्रैनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं। और देखिए सबसे पहला ह्यूमन का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो अगर कह सकते हैं जो सॉकेट की तरफ क्यों कहा गया था, ये ब्रेन है आपका, ब्रेन के बाद यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, फिर वर्टिब्रेट कॉलम, रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहला नर्व जो इसके टॉप मोस्ट में लगा हुआ है, सबसे ऊपर वाला नर्व, ये नर्व, पहला नर्व किसका है, पहला नर्व हमारा होता है नोज का, जिसे ओल्फैक्टरी नर्व भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाएगा ओल्फैक्टरी नर्व क्या है, तो कह सकते हैं आप किसके बारे में, ये नोज से रिलेटेड होता है नर्व, यानी नाक से क्या निकलेगा, स्मेल। आप जो स्मेल फील कर पाते हो वो पहला नर्व होता है, यानी ब्रेन के सबसे सामने, ठीक है। अब कहा जाता है सेकंड जो नर्व होता है क्रैनियल यानी क्रैनियल का, वो होता है आपका क्या, रेटिना ऑफ आई यानी आई का होता है। पहला होता है आपका नोज, आई, इसे ऑल्फैक्टरी कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। पहला वाला क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी, और दूसरा क्या हुआ, ऑप्टिकल, ठीक है। जो 8 आपका क्रैनियल नर्व होता है, 8 नंबर, वो होता है ईयर का। 8 नंबर नर्व किसका होगा, ईयर का। इसे स्टैटोकॉस्टिक ऑर्गन भी कहा जाता है। और आपको बता दिया जाए, आप जो सीधा खड़े होते हैं, आप पॉस्चर होते हैं कि मैं सीधा खड़ा हूँ,
ये सीधा खड़ा होना आपका ईयर के कारण ही होता है। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होगी, आप जब बस में जाते हो, कुछ सामने वाले सीट पे बैठा है, नींद आ रही है उसे, ऐसा करके सो रहा है, और देखिए सामने वाले के में ब्रेक, वो जनरली गाड़ी चली जा रही है, उसको नींद आ रहा है, वो ऐसा करके झुक रहा है। आप सोचते हो कि इसका सर सामने वाले के सीट पे ना लग जाए, तो क्या होता है, वो सर्टेन जैसे ही हाइट तक आता है वो अपने आप ऊपर की ओर आ जाता है, यानी उसकी नींद टूट जाती है, उसका बॉडी, क्योंकि आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है वो ईयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ईयर के अंदर। आपको अगर ऑप्टिकल नर्व के आपके आई के बाद अगर ईयर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये आपको जो आपको बैलेंस होता है कि आप कितना डेप्थ में आपका बॉडी कितना झुका हुआ है, ये आपको कौन बताता है? ईयर बताता है। यानी बॉडी का बैलेंस कौन देखेगा? आपका ईयर देखेगा। और किसके कारण देख पा रहा है? नर्व के कारण ही देख पा रहा है। 10th जो क्रैनियल नर्व होता है उसे वेगस नर्व कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। वेगस मैच द फॉलोइंग के अंदर दे दिया जाता है। तो वेगस नर्व क्या आपका क्रैनियल नर्व है। आपसे पूछा जाएगा 2 क्रैनियल नर्व का नाम बताइए, तो वेगस नर्व कर सकते हैं, ऑप्टिकल नर्व कर सकते हैं, ओल्फैक्टरी कर सकते हैं, ऑडिटरी या फिर एकॉस्टिक नर्व भी कहा जा सकता है। ठीक है। 10th नर्व जो आपका होता है वेगस नर्व, ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, हार्ट, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यानी इन सब जगहों से मैसेज को यानी इम्पल्स को लेके आता है कहाँ तक? आपके ब्रेन तक, कि इन सब ऑर्गन में किस तरह का काम हो रहा है। या मैं कह सकता हूँ कि ब्रेन इन नर्व के द्वारा इन सभी चीज ऑर्गन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कौन सा पार्ट्स हो गया? फेरिंग्स, इधर देखिएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद हो गया लंग्स, ऑसोफेगस यानी देखिए सांस की नली, आपका जो आवाज़ निकलता है वो, और क्या क्या खाने की नली, इन सभी को कौन कंट्रोल करे? इन सभी के पास से किसके पास नर्व इम्पल्स जाता है? ब्रेन के पास। ब्रेन के कितने नंबर? 10 नंबर नर्व के पास जाता है। गॉल ब्लैडर, हार्ट, ये सारी चीज़ें कितने नंबर नर्व पे आ रही हैं? 10 नंबर, यानी ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में आएंगी ये। अच्छा बताइए 10 नंबर नर्व कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। आगे जाके थोड़ी देर बाद आपको पता जाएगा जो नीचे वाला पार्ट है ना, ब्रेन के 3rd पार्ट में बिलोंग करता है। इसे कहते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं या हिंड ब्रेन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो छोटी मस्तिष्क जिसे कहा जा सकता है, पीछे पाई जाती है। 8 का 10 नंबर। ठीक है। जब हम लोग ब्रेन डिस्कस करेंगे उस समय ये सब चीज़ें आपको नर्व बहुत इंपॉर्टेंट से माइंड में रिकॉल करनी पड़ेगी चीज़ों को। तो 2-3 आप नर्व के साथ जब ब्रेन को जोड़ दीजिएगा तो आप सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ पाइएगा। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और अब कहा यार टोड के अंदर कितने नर्व होती हैं? 10 नर्व होती हैं टोड के अंदर। अब आते हैं थोड़ा आगे। अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। अब हम लोगों ने क्या कहा था? 2 पार्ट में आपको बताया गया था ना, CNS, PNS, तीसरा आ जाता है उसे कहते हैं क्या? ANS। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ANS PNS के अंडर आता है। ANS किसके अंदर आता है? PNS के अंदर। तो बहुत सारे बुक में आप अलग अलग बोर्ड्स की बुक में देखिएगा, किसी किसी में देखिएगा 3 पार्ट आपके वेस्ट बंगाल की बुक में है, किसी किसी बुक में देखिएगा तो आपको PNS के अंदर ANS दिखेगा। इट मीन्स नर्वस सिस्टम को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2। तो ANS भी क्या है? आपका PNS का हिस्सा है। और PNS क्या था? नर्व वाली हिस्से थी ना। PNS क्या था आपका? नर्व वाला हिस्सा। तो ANS अगर इसके अंडर में आता था यानी ये भी नर्व के रिलेटेड काम करेंगी। हाँ, ये भी नर्व से रिलेटेड काम करती है, लेकिन किन सब चीज़ों के लिए है? ये उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल वेरियस ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़। सिंपैथेटिक नर्व इसी के अंदर है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी इसी के अंदर है। आप कहेंगे सर बहुत लोगों को दिक्कतें हो जाती है क्या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक समझने के लिए? वो लोग सिंपैथी मतलब सोचने लगते हैं क्या लोगों में सिंपैथी दिखाना, करुणा दिखाना, दया दिखाना, ये सिंपैथेटिक नर्व का काम है। नहीं, एकदम उल्टा। आपको गुस्सा आता है, मारपीट करनी है, तो कौन सा है आपका? सिंपैथेटिक नर्व। अब पैरासिम्पैथिक मतलब अब जो गुस्सा तो हो गया, और उसके बाद जो उसको शांत करने के लिए जो नर्व काम करते हो क्या होता है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। तो सिंपैथेटिक नर्व का दूसरा नाम इसमें क्या कहा गया है? थोराकोलुमनर सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक का नाम है क्रैनोस्क्लेरल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम क्या करता है? अगर एक साथ मैं काउंट करूं तो एंटागोनिस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है? आप जब दौड़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके हार्ट बीट अचानक से क्या हो गई? बढ़ गई। आपकी सांसें बहुत ज़्यादा से तेज हो गई। ठीक है। तो ये क्या है आपका? आपका हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सिंपैथेटिक नर्व है। ठीक है। लेकिन थोड़ा देर के बाद हार्ट बीट शांत हो जाना है, किसके काम है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व का। ठीक है। आप जब गुस्सा होते हो, मारपीट करते हो, आपकी देखिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस तेजी चलती है, ये सिंपैथेटिक नर्व का काम है। लेकिन जब इसको शांत कर दिया जाता है तो क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व का है।
ठीक है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप कर सकते हैं एक साथ काम करता है। अगर एक बार सिंपैथेटिक काम करेगी उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक आएगा ही। गुस्सा के बाद शांत भी तो कराना पड़ता है ना, तो ये ब्रेन काम को करता ही है, ठीक है। क्योंकि बहुत आपको जो गुस्सा आ रहा है अचानक से, आप गुस्से हो गए, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी किसी कारण हो रहा है, नर्व के कारण हो रहा है। क्लियर है। अब आते हैं, ये तो आपका पीएनएस एनएस के बारे में थी। अब आते हैं सीएनएस के बारे में, जो हम लोग को मेन टॉपिक है। सीएनएस के अंदर हमें दो चीज़ों का पढ़ना पड़ेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ब्रेन क्या है? हमारे बॉडी का सबसे, आप कह सकते हैं, बड़ा पोर्शन हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा पोर्शन होता है ब्रेन। अगर ये कहा जाए तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है, और ये जिस स्कल के अंदर होता है, स्कल यानी जो खोपड़ी का आप कहते हैं उसी को क्रैनियम कहते हैं। यानी क्रैनियम के अंदर बहुत ही सॉफ्ट सा डेलिकेटेड सा ऑर्गन है, जो कि हमारे सीएनएस का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो कहलाता है क्या? ब्रेन। अब आपको पता है कि इस ब्रेन में कितने न्यूरॉन होते हैं? 10/10 10⁻10। इट मीन्स 1000 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़ के 1000 बंडल। इतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में सिर्फ होते हैं, ठीक है। तो इतने ब्रेन, अच्छा सोचिए, इतने जब आपके न्यूरॉन हैं, ठीक है, तो कितने सारे न्यूरोजिला होंगे, ठीक है। इट ऑक्युपाइज 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स ये आपका 1.5 लीटर का जगह घेरता है। 1.5 लीटर पानी किसी बर्तन में रख दीजिए, आपने देखा होगा जितना जगह घेरती है उतना ही ब्रेन हमारा जगह घेरता है एक एडल्ट का, ठीक है। और हमारे ब्रेन का देखिए, अगर इसके अंदर से सिर्फ मांस वांस सब चीज़ें निकाल दीजिए, सिर्फ ब्रेन का पार्ट का वेट निकालिएगा तो आपका क्या होगा? 1.36 kg अप्रॉक्सीमेटली आता है। ब्रेन को अगर बांटा जाए तो ब्रेन को अगर मैं साइज़ के हिसाब से, लुक के हिसाब से आगे से बांटने जाऊं तो ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है आपका हाइट ब्रेन। तो मैंने क्या देखा? ब्रेन के कितने हिस्से हो गए? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइट ब्रेन। अब ये मत सोचिएगा कि आधा 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 हिस्सा करके बना दिया गया, नहीं। अगर आपका ये ब्रेन में बना दूँ इस तरह से, ब्रेन का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो देखा जाता है कि ब्रेन इस तरह से बनता है। अगर मैं ब्रेन का डायग्राम बनाऊं तो आप देखिएगा ब्रेन इस तरह से बनता है आपका, समझिएगा, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर का गुदेदार पार्ट जो कहते हैं, नरम सा पार्ट होता है, वही है। इसे कहते हैं फोर ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? फोर ब्रेन, ठीक है। यानी अगला, देखिए आपको आ रही फोर ब्रेन यानी अगला हिस्सा, इसे कहते हैं यानी मिडिल वाला हिस्सा। इसे क्या कहते हैं? हाइट ब्रेन, ठीक है। चूँकि मैं इसको बता देता हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइट ब्रेन, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पे दिक्कत होती है कि सर सेरिब्रम कहाँ है, सेरिबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, सेरिब्रम आपका यहाँ से यहाँ तक होता है। ये आपका दिखता है क्या? सेरिब्रम। और ये जो पोर्शन यहाँ से और थोड़ा पोर्शन इसका मिला के क्या होता है आपका? बेलम। और फिर लास्ट वाला क्या होता है? मॉडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है आपका? सेरिबेलम जनरली इसको भी कंक्लूड कर देता है, ठीक है। सेरिबेलम उसी के अंदर चला जाता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा आपका हाइट ब्रेन के अंदर, ये जो हिस्सा दिखता है ना, इसी के अंदर थोड़ा होता है, इसके अंदर आता है मेडुला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको अच्छे से चार्ट बना के समझाने जाऊँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है आपका? सेरिब्रम और सेरिबेलम। और आपका मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक मिनट रुकिएगा, चलो ठीक है। तो अच्छा, ब्रेन को क्या कहते हैं? एनसीफिलॉन। ब्रेन को क्या दूसरा नाम क्या है? एनसीफिलॉन। फोर ब्रेन को फ्रांसिसफिलॉन, मिड ब्रेन को मेंसेसफिलॉन, हिट ब्रेन को रोम्सीफिलॉन भी कहा जाता है। अब चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फोर ब्रेन के अंदर जो आपका हिस्सा दिखाया गया वो सेरिब्रम है, थैलामस है, हाइपोथैलामस है। सेरिब्रम और थैलामस और हाइपोथैलामस। अब ये सेरिब्रम दिखता कैसा, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। सेरिब्रम इज द मोस्ट सुपीरियर रीजन ऑफ
सीएनएस। सीएनएस का जो सबसे सुपीरियर ऑर्गन है वो क्या आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम अगर कहा जाए, अगर मैंने तो मोर देन 3/4 मोस्ट ऑफ द पोर्शन 3/4 हमारे स्कल कैविटी का, यानी कहा गया ब्रेन का। अब जिसे ओवरऑल जो आपका सीएनएस है उसका अगर मैं उसको 4 हिस्सों में बांटूँ तो 3 हिस्सा किसका है, आपका इसके अंदर आ जाता है, 4 ब्रेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा, 4 ब्रेन के अंदर आ जाएगा। और ये कितना स्क्वायर सेंटीमीटर का जगह घेरता है, ये 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर का जगह घेरता है। ठीक है, इसके अंदर इतने टाइप के, इतने हार्ड से फोल्डेड होते हैं, इतना फोल्डेड होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आपको बात करते हैं कॉर्टेक्स मतलब समझिए ऊपरी भाग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है, ब्रेन का ऊपरी भाग। ब्रेन को इस तरह से खोल दिया जाए, और ब्रेन को आप बुक में देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें देखिएगा, इसका जो ऊपरी भाग जो है एकदम आउटर सरफेस वाला पार्ट, इसे कहता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। इसमें आप देख पाइएगा तो इसका यहाँ पे आपको ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। ग्रूव मतलब क्या, ऊबड़ खाबड़ सतह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ऊबड़ खाबड़ जो आपको सतह देखने को मिलती है, इसका भी नाम है। जो आपका शैलो ग्रूव्स यानी जो छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ जगह, उसे कहते हैं सुलसी। और जो थोड़े गहरे हैं, जो क्या होगा आपको दिखेगा गहरे हैं, उसे कहा गया क्या, फिशर्स। और जो बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है, उसे कहते हैं गायरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया, ब्रेन के ऊपर जो कर्व्स हैं इसके अलग अलग नाम है। जो छोटे मोटे कर्व्स है उसे कहा गया सुलसी, जो गहरे कर्व है उसे कहा गया फिशर्स, और जो क्या कहा गया आपका बहुत ही पेचीदा यानी घुमा हुआ बहुत ज़्यादा पेचीदा है, उसे गायरी कहा गया है। ठीक है, हमारा ब्रेन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट, उसे ग्रे मैटर का कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और आपको पता है ग्रे मैटर किसका बना था, याद है आपको, कहा गया था जब एक्सॉन के जब बंडल होते हैं, एक्सॉन का वो जनरली नर्व के अंदर आता है, उसे कहते हैं वाइट मैटर। क्या कहते हैं, वाइट मैटर। और जो सेल बॉडी जो छूट गया था, गैंग्लियन के अंदर चला गया था, उसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। क्या कहा जाएगा उसे, ग्रे मैटर। यानी इट मीन्स इम्पल्स रिसीव। सेल बॉडी सब क्या है, ब्रेन के ऊपर के साइड में, ब्रेन के ऊपर साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रे मैटर। यानी सेल बॉडीज कहाँ है, ऊपर के, और अंदर के साइड में क्या है, वाइट मैटर। और याद रखिएगा यही आपको स्पाइनल कॉर्ड, यानी जब मैं वर्टिब्रेट कॉलम को तोड़ूंगा तो वहाँ पर उल्टा होता है। इसमें देखो बाहर में सेल क्या है आपका, क्या सेल बॉडी से, यानी ग्रे मैटर था, अंदर में सेल होगा, उसके बाद आपका अंदर में वाइट मैटर था। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या देखेंगे, अंदर में ग्रे मैटर है और बाहर में क्या है, वाइट मैटर है, यानी एक्सन वाला। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा लॉबीज के बारे में। द सेरिब्रम कंसिडर 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर। अगर मैं ब्रेन को देखिए, सब कोई कहते हैं कि सर ऐसा दिखता है, सभी को पता है कि ये ऊपर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा घुमा हुआ पेचीदा सा ऐसे करके दिखता है। ठीक है, लेकिन मैं इसे ऊपर से अगर देखूँ ना, ऊपर से, तो मुझे दिखता है ऐसा करके, देखिएगा। यानी मैं ब्रेन को 2 लॉबीज में बांट सकता हूँ, लेफ्ट और राइट, 2 लॉबीज में से बांट सकता हूँ। दोनों ही सिमेट्रिकल हो, दोनों दिखने में एक ही ऐसे होते हैं, लेकिन मैं दोनों को जो लाइन डिवाइड करते हैं, यानी जो पार्ट आपका ब्रेन को 2 हिस्सों में बांटता है, आराम से 2 हिस्सों में खुल जाता है, उस पार्ट को कहते हैं कॉर्पस कॉलोजम। क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपका कॉर्पस कैलोजम क्या है, ब्रेन को जो 2 सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब ब्रेन के अंदर मैं देखूँ कितने लॉबीज होते हैं या कितने पार्ट में ब्रेन को, मतलब लेफ्ट और राइट कॉर्पस कैलोजम ने डिवाइड कर दिया, एक साइड के ब्रेन को मैं कितने हिस्सों में देख सकता हूँ, तो कहा गया 5 हिस्सों में देख सकते हैं। फ्रंटल लॉबी, पीरियटल लॉबी, ऑक्यूपिटल लॉबी, टेम्पोरल लॉबी एंड लिम्बिक लॉबी। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। अब देखिए सेरिब्रम एक्ट एज अ मोटर सेंटर। ये क्या है, मोटर। अब बताइए मोटर का काम क्या होता है, रिसीव करना या मैसेज को आगे के उसके ऑर्डर जवाब देना। मोटर देना, जो मैसेज लेके जाता है, आपने एकदम सही कहा, जो मैसेज रिसीव करता है सेंसरी लेके गया। अब वो मोटर क्या करेगा, उसका आंसर देगा, रिपीट करके जाता है। तो ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्स को देखता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ सेरिब्रम किसको देखता है, रिस्पॉन्स को देखता है। किस चीज़ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे हाथ, हाँ हाथ और पैर, ये सब चीज़ें। सम पार्ट एक्सेस सेंसरी, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, मैसेज रिसीव सिर्फ होता है, वहाँ पे मैसेज सिर्फ क्या होता है, रिसीव होता है, उसे कहते हैं सेंसरी नर्व। जैसे कैसे, पेन, टेम्परेचर, टच। फ्रंटल लॉबी में क्या होता है, ये आगे वाला पार्ट, आगे वाला मस्तिष्क देख पा रहे हैं, आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा। इस हिस्सा पे मेमोरी, इंटेलिजेंस, जजमेंट। आप जो आपकी याददाश्त,
तो आपकी याददाश्त पीछे मारने पे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? सामने मारने। क्यों? क्योंकि सामने ही जगह पे आपका याददाश्त है। तो किसी भी फ्रेंड का आपको लगता है कि नहीं मैंने उससे कल 5 रुपये मांगा था, आज वो फिर से मांग सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके आगे वाले भाग पे मार दिएगा, तो हो सकता है उसकी याददाश्त चली जाए। हाँ, मेमोरी है ना, तो मेमोरी का कहाँ से होता है? आगे आपका मान लीजिए कि आगे का एक्सीडेंट होगा तो मेमोरी जाएगा, या पीछे का एक्सीडेंट होगा तो मेमोरी जाएगा, बताइए? क्योंकि सामने में स्टोर होता है। ठीक है। इंटेलिजेंस को कौन कितना चालाक है, जजमेंट कौन कितना अच्छा जजमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और हम लोग जो लर्निंग, हम लोग जो रिफ्लेक्स सीखते हैं, जैसे कहा जाता है छोटे बच्चे को, आपको सिंपल सी बात, आप जो कुछ भी चीज़ नहीं सीखते हैं ना, तो नहीं सीखने का जो रिफ्लेक्स है वो आपके आगे वाले भाग में जमा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात बताता हूँ, आप मान लीजिए चॉपस्टिक से चाव नहीं खा पाते, चाव नहीं होता ईट, आप खा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आप सीखिएगा। तो कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्स है वो कहाँ पे आएगा? आगे वाले पार्ट में आता है। ठीक है। अलग अलग लॉबी अलग अलग काम करता है। स्पीच, राइटिंग, विजन, ऑडिशन एंड टेस्ट, मतलब क्या, सुनना, टेस्ट करना, बोलना, ये सभी चीज़ें आपका कौन देखेगा? फोर ब्रेन ही देखेगा। इसके 5 लॉबी आपको, अलग अलग लॉबी आपको देखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं क्या? थैलामस। थैलामस भी किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। थैलामस भी किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। थैलामस के अंदर मास ऑफ ग्रे मैटर होता है। थैलामस के अंदर क्या? बहुत सारे ग्रे मैटर में है। अच्छा, थैलामस का नाम इससे पहले भी आपको क्या पढ़ाया गया, बताइए तो? कहाँ बताइए तो? कहाँ पे? थैलामस आप जो थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे थे, हार्मोन। तो क्या कहा गया था? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कौन? थैलामस, हाइपोथैलामस से सारे पार्ट आपको कंट्रोल करते हैं। तो क्यों यहाँ पे ग्रे मैटर का गुच्छा है? यहाँ पे क्या? ग्रे मैटर का जो इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इनके पास बहुत सारा सेल बॉडी होता है। ठीक है। फंक्शन, हाँ बोलिए। थैलेमस और हाइपोथैलेमस अलग होता है? हाँ, थोड़ा अलग है। इसका फंक्शन क्या? ये रिले स्टेशन बिकॉज रिसीव अफरेंट फाइबर, ये ऐसा जगह है जहाँ पर बैकअप मोड में ब्रेन चल सकता है। ठीक है। ये रिले स्टेशन इसलिए कहा जाता है। सारे सेंसरी मैसेज यहाँ पे रिसीव होते हैं, फिर वो क्या होता है? ब्रेन के पास आगे की ओर बढ़ते हैं। हाईएस्ट सेंटर फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रूड सेंसेस, जितने भी आपके वाइटल सेंसेस सब यहाँ पे वो रिसीव किए जाते हैं। इमोशंस, रिफ्लेक्स एक्टिविटी का ये सेंटर है। कौन? थैलामस। थैलामस के बाद क्या आता है आपका? हाइपोथैलामस। थैलामस के बाद क्या आएगा आपका? हाइपोथैलेमस। तो थैलामस ऊपर होता है क्या? हाइपोथैलामस। देख लीजिएगा, अगर ये ब्रेन है ना, समझिए बेसल पार्ट में नीचे की ओर जाए तो ये होता है थैलामस, उसके बाद ये खाली वाली जगह होती है, जगह कहते हैं क्या? हाइपोथैलामस। हाँ, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके यहाँ पे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके यहाँ पे होती है। थैलामस, हाइपोथैलामस, पिट्यूटरी। थैलामस के बाद क्या आता है आपका? हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस आप देख सकते हैं एकदम नीचे वाला पार्ट है। ठीक है। उसके बाद तो ग्लैंड स्टार्ट हो गया, ये ब्रेन का बेसल पार्ट है। फंक्शन, इसके अंदर इट इज़ द हाईएस्ट सेंटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी वो सिस्टम को कंट्रोल करता है जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। थर्मो रेगुलेशन के लिए बहुत वाइटल क्वेश्चन है, आपसे सवाल बहुत बार ये आया है, कभी एबीटीए खोल के देखिएगा कि थर्मो रेगुलेशन या फिर बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन ना रहे तो हाइपोथैलामस। याद रखिएगा, सब लोग हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, ये भी सवाल आपको मिलेगा वीडियो के अंदर। सेक्सुअल बिहेवियर एनिमल के अंदर कौन कंट्रोल करता है? सब लोग चले जाएंगे गोनैड्स में, गोनैड्स में नहीं। अगर ब्रेन का हिस्सा बात हो तो किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में। और ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट मीन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड था, ये उसका भी मास्टर रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये भी डिस्कस हो गया था आपका क्या? हार्मोन के टाइम में। अब इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन भी अपर मोस्ट पार्ट में होता है, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा मिड ब्रेन, यहाँ से लेके यहाँ तक। मिड ब्रेन तब यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम है क्या? अगर आप इसे ब्रेन कहते हो
ऐसा करके ब्रेन होता है हमारा। रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया फोर ब्रेन, और यहाँ से लेके क्या हो जाएगा आपका अपर मोस्ट, यहाँ से स्टार्ट होके अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ये ब्रेन स्टेम का जो अपर मोस्ट पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ब्रेन स्टेम, तो इसका अपर मोस्ट पार्ट और इसका थोड़ा सा थोड़ा सा पार्ट आपका किस में चल जाएगा, मिड ब्रेन। ब्रेन में यहाँ तक ये शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, मिड ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेन स्टेम, ये जो आपका स्टेम की तरह नीचे की ओर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेन स्टेम है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा। तो ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पार्ट और थोड़ा सा ऊपर वाला ब्रेन का पार्ट, ये दोनों मिला के आपका था क्या, मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन का काम हो गया क्या, मेडियल विजुअल, मीडिएटिंग विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टिकल इम्पल्सेस, आपका फीलिंग जो टच की आती है, आप जो सोचते हो समझते हो उसकी जो ये सब चीज़ें मिड ब्रेन के अंदर आती है। इसके बाद आता है हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन का क्या है, तो हाइड ब्रेन सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीन चीज़ों से मिल के बना होता है। तो अगर पूछा जाएगा सेरिबेलम किसका हिस्सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा किसका हिस्सा है, पॉन किसका हिस्सा है, ये तीनों किसका हिस्सा हो गया आपके ब्रेन का हाइड ब्रेन का, यानी यहाँ से यहाँ तक का, यानी से थोड़ा छोटा वाला part। यहीं पे सब आपका आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आता है। अब देखिए सेरिबेलम में क्या कहा गया है, अगर बात किया जाए हाइड ब्रेन यानी ब्रेन जो पीछे की तरफ है उसका सबसे बड़ा हिस्सा खाना, आगे में तो इतना बड़ा हो गया, पीछे की तरफ जो सबसे बड़ा हिस्सा है जनरली यहाँ पे ऐसा बनेगा, गोटी ऐसा दिखता है। तो ये हिस्सा आपका सेरिबेलम, ये हिस्सा क्या आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम। ठीक है, ठीक है। अब कहा गया लोकेशन, देखिए सेरिबेलम का लोकेशन क्या होगा, ये हाइड ब्रेन यानी हाइड ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये बिहाइंड पाया जाता है, पॉन इसे कहते हैं, पॉन ये छोटा सा उभरा हुआ पार्ट, इसे प्यू एंड स्पॉन्स कहा जाता है, ये होता है सेरिबेलम। तो पॉन के क्या होता है, एकदम ऑपोजिट में होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर विच इज कनेक्टेड बाय अ मीडियन पोर्शन कॉल्ड वर्मिस, ये दोनों एक चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले लैंग्वेज क्या कहते हैं, वर्मिस कहा जाता है। फंक्शन क्या हो गया सेरिबेलम का, मसल्स के टोन, इक्विलिब्रियम, बॉडी पॉस्चर। देखिए थोड़ा देर पहले क्या कहा गया था, बॉडी पॉस्चर में जो सीधे खड़े हैं, आपका ईयर का आपका ईयर के उसे बैलेंस करता था ना, बैलेंस होता है, हाँ। तो ईयर का नर्व आके यहीं पे जुड़ता है, इसी के पास आते हैं इम्पल्स। ठीक है, वर्मिस के पास। अब जो दौड़ते हैं तो आपकी जो मसल्स की एक्टिविटी है, या चलते हैं तो आपकी जो मसल्स की एक्टिविटी है कौन कंट्रोल करेगा, वर्मिस। सेरिबेलम। अच्छा। ठीक है, पी आने से जो पॉन दिख रहा है ये क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स टाइप में थोड़ा होगा। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद वाला हिस्सा है, इसका काम होता है सांस को, हम लोग जो देखिए हार्ट बीट, रिस्पिरेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, लंग्स आपको जो सांस ले उसकी रिदम, हार्ट बीट, इस सब को कंट्रोल करना। बहुत बार फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि एक छोटी सी लाठी से किसी व्यक्ति को मारा गया, ठीक है, या फिर अपने हाथ से ऐसे ही किसी को इस जगह पे मारा गया, वो आदमी बेहोश हो गया, या फिर कई बार तो लाठी से यहाँ पे मारने पर आदमी की डेथ हो जाती है। रीज़न क्या है, जैसे आपने किसी व्यक्ति के गले में मारा है, कुछ भी सर के ऊपर वाला पोर्शन मारा, तो उसका रिदम से जनरली ये आके ये पार्ट क्रैक होकर टूट जाता है, और आपका हार्ट बीट कराने में, सांस लेने में ये मदद करता है। तो ये टूट जाता है, आदमी का संग संग डेथ हो जाता है। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि किसी को अगर ब्रेन में गोली लगे तो वो 7 से 8 घंटा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन किसी को गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में अगर गोली लगता है तो वो स्पॉट डेथ हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर गोली लग जाती है तो हो सकता है आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, बेहोश हो जाओगे। मान लीजिए गोली इस जगह तक पहुँच गई, आप बेहोश हो गए, आपका बॉडी काम नहीं करेगा, पैरालिसिस हो गया, कोई बहुत सारे ऑर्गन काम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी ये पार्ट पे अगर मार दिया गया, छोड़ कर दिया गया, ऐसे तोड़ दिया गया, टूट गया किसी रीज़न से, तो यहाँ पर क्या काम करता था, हार्ट को बीट कराता था, सांस लेने में मदद करता था। अगर आपका हार्ट ही नहीं बीट करता है, सांस ही आप नहीं ले पाते, आप क्या जिंदा रह पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हार्ट ब्रेन पे अगर आपका चोट किया जाता है तो व्यक्ति की डेथ स्पॉट डेथ हो जाती है। रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि सांस लेने का और हार्ट बीट करने का जो मेन ऑर्गन पॉन था वही क्या हो गया, टूट चुका है। क्लियर है। इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा इज द कॉनिकल एक्सपेंडेड लास्ट पार्ट। देखिए कॉनिकल पार्ट दिख रहा है आपको, लंबा सा आगे की ओर बढ़ रहा है, वही आपका है क्या,
मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका काम क्या है? इसका भी वही क्या है, रिस्पायरेटरी, वेस्ट मोटर, कार्डिक एक्टिविटी, इन सब चीज़ों के रिफ्लेक्सेस को। अब कहेंगे रिफ्लेक्सेस क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए चलिए, तो बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? रिफ्लेक्सेस। देखिए होता ऐसा है ना कि आप मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे मच्छर काटा, तो ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन ने इसको ऐसे मार दिया। ये रिफ्लेक्स आपको पता नहीं लगा, आपका हाथ आके उसको मार दे रहा है, समय लगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से आपको लगता है कि नहीं कोई उड़ती हुई चीज़, बहुत भारी सी चीज़ आपके आंखों में आ गई। कोई अभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल आ रहा था, अचानक से देखिए आदमी के पास पहुंचने का पहले आदमी तो झुक जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न है क्या? ऑप्टिकल नर्व ने कुछ अपने इन्वायरमेंट में कुछ हिलता महसूस किया कि कुछ उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, जो कि इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि बहुत जल्दी आपके बॉडी के पास टच कर सकता है। ठीक है, तो वो संग संग मैसेज ब्रेन के पास जाए, ब्रेन ऑर्डर दे, बहुत समय लग जाएगा। ब्रेन इतना फास्ट होने के बावजूद कहता है कि मुझसे समय लग जाएगा। तो मैसेज क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व से सीधा कहाँ जाता है? किसके पास? इसके पास, क्या नाम? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के पास कुछ कह सकते हैं अधिकार दे दिए गए हैं कि बॉडी के कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर सकता है। तो संग संग कहता है कि नहीं कोई उड़ती हुई चीज़ आ रही है, अपने बॉडी को इस तरह बेंड कर लो, संग संग बेंड कर लेता है। तो इसे कौन कंट्रोल करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, ये इसे कंट्रोल कर लेता है। क्लियर है? तो ये था आपका फंक्शन। अब हम लोग जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन, देखिए ये मेडुला ऑब्लंगेटा कंप्लीट हो गया। अब आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा, देखिएगा। अब हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को देखूं, ठीक है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये चलता आता है रीढ़ की हड्डी, और आने के बाद यहाँ के गले में ये सारे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर इसको। ठीक है, क्रैनियल नर्व होता है आपका कितना? इससे 1 से लेके 8 इसमें, अच्छा, और यहाँ से थ्रोकल नर्व होते हैं 1 से लेके 12, 1 से लेके 12, और यहाँ से 1 से लेके 5 ल्यूम्ब नर्व, फिर स्कैरल, 1 से फिर 5, तो 5 5 10 और उधर कितना हो गया? 33 शायद पूरा बोलते हैं। 31 होगा, इधर 31 है। तो आपने क्या देखा? ये नर्व जुड़े होते हैं। देखिए ये नर्व आपको जुड़ा है, सिमिलरली इधर भी आपका होगा, सेम सेम जाएगा। तो ये एक बाहर से आपका ऐसा दिखता है। देखिए बाहर से आपको कैसा दिखता है? ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि सिलिंड्रिकल पार्ट होता है ये, वर्टिब्रेट कैनल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? वर्टिब्रेट कैनल मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और बाहर तक इसे कुछ लुम्बुलर वर्टिब्रेट यानी कुछ वायर टाइप का कुछ निकला रहता है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर लंबा और 1.25 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, सिलेंडर का शेप में होता है, और नीचे जैसे आता है उसको वो थोड़ा थिन होता जाता है, छोटा होता जाता है, और इनलार्ज यानी फैलता जाता है। ठीक है, तो आगे आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं ना, वो कोन शेप में बन रहा है आपका नीचे की तरफ। इसे कहा जाए कोनस मेडुलरिस, स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। हाँ, इसके अंदर किसी भी तरह का फाइबर नहीं होता, नर्वस फाइबर नहीं होता। इसे फिलल टर्मिनल कहते हैं। अंत में जो दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? फिलल टर्मिनल कहा गया। और इन सबको अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो हॉर्स के टेल यानी कहा गया घोड़े की पूंछ के समान लगती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्यूडा क्वीना। अब इसे 31 सेगमेंट में बांटा गया है, जिसमें 8 सर्विकल है, 12 थ्रोटिकल है, 5 ल्यूमिनर है, लिम्बर, 5 सैक्रल और एक कॉकिजिनल सेगमेंट है। तो इसे कहेंगे क्या? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व इंटरनल स्ट्रक्चर पहले ही बताया गया था जब आपको पढ़ाया गया था। अगर रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए ऐसा करके तो आपको कहा गया तो ऊपर से देखने में ऐसा दिखता है, गड्ढा हाँ, तो आप ऐसा देखिएगा, ऐसा
कहा गया था ना, इधर से सेंसरी मैसेज आता है, हाँ ये मोटर के यहाँ पे क्या होगा, इंटर न्यूरल आपका न्यूरॉन रहता है, पढ़ाया गया था कि नहीं। तो इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट, अब देखिए इसमें बाहर, इसके बताइए बाहर में क्या होगा। अगर मैं इसके बाहर में बात करूँ यहाँ पे और अंदर में बात करूँ, तो बाहर में इसका क्या होगा, वाइट मैटर, अंदर में क्या होगा इसका ग्रे मैटर, जस्ट उल्टा। देखो दिख रहा होगा आपको, बाहर में ये वाइट मैटर दिखाया जा रहा है, अंदर में क्या दिखा रहा है आपको, ग्रे मैटर दिखा रहा है, जस्ट अपोजिट। इसका फंक्शन क्या होता है, और बीच में सेंट्रल कैनल, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनल। यहाँ से मैसेज ऊपर लिफ्ट की तरह जाती है और मैसेज नीचे लिफ्ट की तरह आएगी, आ जाएगी। फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या है, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर सकता है, जो थोड़ा देर पहले बताया आपको गया। इससे बहुत सारे ऑर्गन के नर्व्स आके जुड़े रहते हैं, तो उस ऑर्गन में कुछ भी चेंजेस होती है तो सीधा ब्रेन को पता चलता जाता है उसके इम्पल्स से, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में सीधा सीधी है, ठीक है। बस यही बताया गया है। इसके बाद ब्रेन के बारे में बताया गया, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मीनिंग एंड CSF। मीनिंग किसे कहा गया और CSF किसे कहा गया। देखिए अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा ब्रेन इतना डेलिकेटेड होता है ना कि उसे कोई ये अपने खुले हाथों से छू भी ले तो बहुत सारे सेल डैमेज हो जाएगी, बहुत सारे आपके बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, किसी को कोई अपने हाथ से छू ले तो। इतना डेलिकेटेड है, क्यों। और अगर जैसे इतना डेलिकेटेड है तो सर पे कोई मैं चोट मार देता, अगर मार दिया गया तो बहुत मर जाना चाहिए किसी व्यक्ति को, तो नहीं, ये हमें स्कल बचा लेता है। और स्कल के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड होता है और बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं लेयर्स को नाम दिया गया है मीनिंग। आपने देखा होगा कि कभी भी आप इससे आपने देखा, मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन परचेज किया कोई कांच का वास जिसके अंदर आपने क्या कोई फूल रखना है, तो आप देखिएगा उसके अंदर साइड में थर्मोकॉल लगे होते हैं। थर्मोकॉल के बाद सूखी घास होती है, नीचे बिछी हुई होगी, ऊपर बिछी होगी, उसके अंदर आपका वास उसके अंदर रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इतना डेलिकेटेड है कि गाड़ी के जर्किंग से तो टूट जाना चाहिए था। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, एक शॉक एब्जॉर्बर है, तो वही शॉक एब्जॉर्बर हमारे ब्रेन के अंदर, मतलब क्या हमारे हेड के अंदर है। तो वही है मीनिंग और स्पाइनल आपका ब्रेन का फ्लूइड। मीनिंग क्या है, पूरा जो CNS है वो सॉफ्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो उस कवरिंग जो ब्रेन के चारों तरफ जो पतली नरम कवरिंग होती है, उन सबको क्या कहा गया, मीनिंग। और मीनिंग को बांटा गया है कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। बाहर वाला उसका हिस्सा कहलाएगा आउटर मीनिंग या फिर आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल वाले को मिडिल आर्कनॉइड, और अंदर वालों को कहा गया इनर पाया मैटर। इसका काम क्या है, ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से बचाना। इसका काम क्या है, स्कल के अंदर ब्लड का सप्लाई पहुंचाना, और ये ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, जो खाली जगह है उसको भरता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होती है उसे क्या, उसका नाम क्या लगेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ट्रांसपेरेंट होती है, आपको जो बाहर चिपचिपी सी दिखती है वो जनरली क्या है, स्पाइनल क्या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट को ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करने में, ऑक्सीजन को ब्रेन में सर्कुलेट करने में मदद करती है। आपको शायद पता नहीं होगा, ब्रेन को अगर 1 सेकंड भी ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन हैमरेज या फिर कहते हैं ब्रेन को बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। अगर ब्रेन काम करना बंद कर देगा, उसको 1 सेकंड भी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो, इतना डेलिकेटेड होता है। तो ये उसके ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है ये फ्लूइड। और जिस तरह ब्रेन के अंदर ये ऑक्सीजन जा रहा है तो सीधी सी बात है वहाँ से वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, तो उसके वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है कौन, ये फ्लूइड, उसी के थ्रू में बाहर निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, रिफ्लेक्सेस के बारे में। जो आपको एग्जांपल दिया गया था स्टार्टिंग में, तो आपको क्या कहा गया था, मान लीजिए किसी के पैरों से कोई उसका पैर नहीं उठ पा रहा है, यानी पैर काम नहीं कर रहा है, तो अब डॉक्टर कैसे चेक करेंगे किसी का नर्व कैसे टूट गया। अब मान लीजिए किसी का पैर है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जिस तरह का एक पैर है, तो उसके पैर में यहाँ पे चोट मार के देखा गया, कुछ फील नहीं हुआ, वो यहाँ मार के देखा कोई फील नहीं हुआ, यहाँ मार के देखा कोई फील नहीं हुआ, यहाँ मारा कोई फील नहीं है, ठीक है, यहाँ मार देखा फील है। तो मैं साफ साफ यहाँ पे हम लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं सर यहाँ पे फील है नहीं, यहाँ तक नर्व, यहाँ पे नर्व काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद वाले में कहीं पार्ट है, कहीं पे नर्व ब्रेक हुआ है। समझा पा रहे हैं आप,
यही था आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको यहाँ से कहा जाए तो बताइए मैसेज कैसे जाएगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे चोट लगी, या मान लीजिए आपका नर्व सही था तो यहाँ पे चोट दिया, तो यहाँ पे सेंसरी ने क्या वो मैसेज को रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव करके सेंसरी को दिया, सेंसरी कहाँ लेके चला गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहाँ लेके चला गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास वहाँ पे नर्व्स कहाँ लेके चल गए, ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन ने देखा कि ऐसी बात, अच्छा ठीक है, उसका रिस्पांस देता है, तो मोटर नर्व निकला, मोटर नर्व को फिर वही स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से आता है। अब जिस हिस्से को ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट आंसर देना होगा या जिसके द्वारा वो आंसर दिलवाना चाहता है, उसके पास वो इम्पल्स चला जाएगा, वहाँ से आके आपका वो इन्फ्रेंट नर्व लेके चला है, फिर आके रिस्पांस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा आपको कहा जाता है, ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट दिखाया जाता है आपको क्या, इस तरह से कि एक मसल्स में कोई इम्पल्स आया, देखिएगा इधर से मैसेज आया और यहाँ पे तो इंटरन्यूरल होगा, इस पार्ट पे आके मैसेज छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से मैसेज इसके पास पहुँचा, यहाँ से सीधा ब्रेन के पास, ब्रेन से मैसेज इसके पास आया, किसी और नर्व में चला जाए। अब उससे देखो ये इस हाथ में भी जा सकता है और ये हाथ जाके इसका रिस्पॉन्स कर सकता है। अब मान लीजिए हाथ पे कोई कॉकरोच ही आ गया तो मारना थोड़ी पड़ेगा, तो वापस इस मैसेज आके इसी के रास्ते वो चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आपको ये रिफ्लेक्स आर्क जनरली आपको ड्राइंग आता है, बहुत बार आया है एग्जाम में। तो रिफ्लेक्स, यहाँ पे बात आ जाती है रिफ्लेक्सेस की, मतलब एक्शन की आप जो रिएक्शन देते हो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सेस। तो ये रिफ्लेक्सेस दो तरह का होता है, एक होता है क्या ऑटोनॉमिक और एक क्या होता है आपका एक्वायर्ड। देखिए अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जो बचपन के साथ, जन्म के साथ आपको मिली, जैसे सांस लेना, हार्ट का बीट करना, आँखें के पलके झपकाना, या बचपन से पैदा होते के साथ लेके आए हैं आप, तो ये इनबॉर्न है, इसलिए कहते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ सीखते हैं कि जैसे कहा आपके बहुत बार आप मशीन पे काम कर रहे हैं, जैसे कहा कि जैसे मशीन हीट हो जाती है उसके सारे पार्ट्स को गिरा देना फिर अलग काम करना है, तो ये रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है कि इस तरह के सिंबल आने पे आप इस तरह से आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, तो क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सेस। उसमें एक कदम ताल सिखाई जाती है कि आपके पैरों की गति, एक पैरों की जो डिस्टेंस है इस सर्टेन डिस्टेंस से ज़्यादा ना हो, तो आपके बॉडी के अंदर आपको उस तरह से ट्रेंड किया गया, तो ट्रेंड किया गया तो आपको देखिए रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, तो क्या हो गया एक्वायर्ड। तैरना सीखते हैं आप, वो क्या है एक्वायर्ड। ठीक है, तो अनकंडीशन यानी इनबॉर्न। अब सवाल आता है क्या अनकंडीशन को क्या कंडीशन कर मतलब जो कंडीशन है अनकंडीशन जो बॉन्ड के साथ आया उसके क्या साथ की क्या छेड़छाड़ की जा सकती है? हाँ, इसके लिए एक साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम था, रशियन साइंटिस्ट फिजियोलॉजिकल, उनका नाम था इवान पैवलोव। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्सेस एक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ, ये जो एक्वायर्ड है, आप एक ही काम को बहुत लंबे समय तक करते हैं, आपका ब्रेन उसके लिए अगर एक्टिव मतलब कैसे कंट्रोल मतलब ब्रेन उसके साथ एडजस्ट हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, अब वो आपका कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही चीज़ को आप बार बार करेंगे तो वो कंडीशन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आप कोई छोटे बच्चों को देखो, ब्रश करना सिखलाना पड़ता है, इधर ब्रश करो, उधर ब्रश करो, ऊपर साफ नहीं हुआ नीचे साफ नहीं हुआ, ऐसा करना। आप, मुझे जहाँ तक पता है आप सभी लोग जो वीडियो भी देख रहे होंगे सभी लोग ब्रश करते होंगे। आपको याद है कि आज सुबह आपने कितनी बार हाथ कितने साइड में घुमाई थी? किसी को पता नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप कभी अपने आप को नहीं, किसी और का ऑब्जर्व देखिए ब्रश करते हुए, ठीक है, वो नॉर्मल डेली ब्रश करता हो, आप उसे जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ वो राइट साइड में अगर 5 बार ब्रश घुमाता है तो अगला दिन भी वो 5 बार ही ब्रश घुमाएगा। आप सुबह उठते हो, आप जाते हो, आपके बहुत सारे काम करते हो, आपको पता ही नहीं होता कैसे करना है। बचपन में जब चलते हैं तो जब साइकिल चलाते हो आप, जब शुरू में आपको याद है सीधा देखना है, नीचे नहीं देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है, तो आपको बहुत सारे तरीके नियम बताए जाते हैं। आप नियम फॉलो नहीं करते, गिर जाते हो। लेकिन एक बार जब सीख जाते हो तो ब्रेन को पता है कि साइकिल को कितना डिग्री झुकाना है, किधर कब देखना है, किधर कब नहीं देखना है। तो आपका ब्रेन क्या हो जाता है, उसको कंडीशन, एक ही चीज़ को जब बार बार रिपीट करते हैं ना तो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स में आ जाता है। ठीक है, यही बताया गया था उन्होंने कहा कि आप जब कोई भी चीज़ को बार बार करते हो तो वो कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर आ जाती है। इसके एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक डॉग को चुना, एक ऐसा डॉग या कह सकते हैं कि ऐसा डॉग या पपी जो भी कह सकते हो, ऐसा था कि जब वो खाना देखता था ना तो उसके मुंह से लार टपकने लगती थी।
तो उन्होंने पहले लाया डॉग को, बहुत दिनों तक उसने ऑब्जर्व किया कि जब भी उसे खाना देते हैं उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगता है, वो जैसे खाना देता है सलाइवा निकलने लगता है। तो ये उसका इनबॉर्न आप बोल सकते हो। अब उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट, अब वो डॉगी को बुलाने के समय घंटी बजाते थे, घंटी बजाते बजाते खाना देते थे। तो उसको लगा कि पहले तो शुरू में उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उसको जैसे समझ आने लगी कि घंटी बज रही है इसका मतलब में खाने आने वाला है। अब घंटी बजाते हैं तो देखते उधर से वो दौड़ा दौड़ा आता है, खाना देते हैं, सलाइवा निकलता है। ये एक्सपेरिमेंट कोई आपके 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक चलाई गई। तो देखा गया कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने जस्ट चेक करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे चीज़ घंटी बजाई तो देखा कि एक डॉग आया और उसके मुँह से क्या गिर रहा है, सलाइवा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ट्रेन कर दिया गया है कि घंटी बजने का मतलब है कि आपका खाना आ गया है। क्लियर है? तो इसी को कहा गया अगर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो हमारी रिफ्लेक्स बन जाती है। ये किसने प्रूव किया था? इवान पेवलोव ने। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को पेवलोव एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो आप कोई भी चीज़ों को रिफ्लेक्सेस बना सकते हो अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो। क्लियर है? अब आपका सवाल आता है कि बताइए कि कौन सा रिस्पॉन्स किसके अंदर, ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखें जो हम लोग झपकाते हैं, खांसते हैं, स्नीज छींकते हैं, तो ये किस तरह के रिफ्लेक्सेस है, कौन कौन ऑर्गन इससे एसोसिएटेड है, इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इम्पल्स कौन रिसीवर है, कौन इफेक्टर है, कौन सेंसरी है, कहाँ किस पाथ, इसका कौन सा पाथ है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जब खांसते हैं तो कौन सा नर्व इससे कनेक्टेड होता है। अब बताइए खांसने के लिए कौन सा नर्व आएगा, खांसते, अच्छा बताइए खांसना कहाँ से है 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर cranial nerve खांसने में मदद करता है। तो ये सब तो था। तो ये था हमारा ब्रेन। आज हम लोग ब्रेन के, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, आई करेंगे, ठीक है।